गांव बसईपुर में रात वैसे तो हमेशा जल्दी सो जाती थी, लेकिन उस रात नींद जैसे पूरे गांव से रूठ गई थी। गांव के बाहर सरसों के खेतों के बीच खड़ी एक टूटी सी झोपड़ी में सावित्री अपनी गोद में सिर रखे अपने पति रघुवीर को बार बार हिलाकर देख रही थी। पर रघुवीर की सांसें कब की थम चुकी थीं। ना कोई चीख थी, ना कोई रोना, बस एक खामोशी जिसमें पूरा जीवन भर का तूफान छिपा था। उसके सिंदूर का रंग एक झटके में राख में बदल चुका था। मांग सूनी हुई, आंखें सूखी हुई, पर दिल फट चुका था। रघुवीर खेत में काम करता था, मेहनती, ईमानदार, पर गरीबी के नीचे दबा हुआ। उस दिन भी खेत में ट्रैक्टर पलट गया। लोग कहते हैं हादसा था, सावित्री कहती है माइनस किस्मत का काटा हुआ सिरा था। मौत ने बिना आवाज के दस्तक दी थी। सुबह होते ही गांव वाले आने लगे। औरतें अलग खड़ी होकर फुसफुसाईं, हाय रे, अभी शादी को कितना हुआ था, एक बच्चा भी नहीं, अब क्या करेगी। कमाई वाला गया, अब इस बेचारी का कोई आसरा नहीं। मर्द दूसरे कोहनी मारकर बोले, अरे विधवा जवान है, अकेली रहेगी तो मुश्किल होगी, ससुराल वाले संभालेंगे तो ठीक, नहीं तो पता है आगे क्या होता है। किसी ने दिल से दुख नहीं जताया, सबके दिमाग में अपने अपने सवाल और लालच थे। शाम होते होते ससुराल की तरफ से भी वाक्य बदलने लगे। देवर बोला, माइनस भाभी, अब तो आप पर खर्चा करना पड़ेगा, खेत तो रघुवीर के नाम थे, अब वो तो। सास बोली, माइनस औरत जब मर्द के साथ रहती है तभी इज्जत होती है, अकेली औरत पर दुनिया थूकती है। जेठानी ने धीरे से ताना मारा, माइनस विधवा होकर घर में रहोगी तो अशुभ पड़ेगा। सावित्री चुप थी, पर भीतर कहीं जमीन खिसक चुकी थी। रात आई और पहली बार सावित्री को समझ आया कि दुनिया में सबसे बड़ा डर अंधेरा नहीं, अकेलापन होता है। उसने चूल्हे के पास बैठकर सुहाग की सारी चीजें एक एक करके हटाईं, पायल, मांगटीका, बिछुए। हर गहना उतारते समय ऐसा लगा जैसे बदन से नहीं, दिल की चमड़ी उखड़ रही हो। और जब उसने सिंदूर की डिबिया हाथ में ली तो लगा जैसे भगवान ने उसके माथे से लाल रंग छीनकर उसे राख में धकेल दिया हो। पर उसने सिंदूर नहीं फेंका, चुपचाप डिबिया को छाती में दबा लिया, क्योंकि जिसे दिल से चाहा हो उसका रंग कभी मिटाया नहीं जाता, चाहे दुनिया कितना भी छीन ले। फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सावित्री ने सोचा शायद कोई सहारा देने आया हो, पर दरवाजा खुलते ही 3 गांव के आदमी अंदर घुस आए। वे वही थे जो सुबह उसके आंसू देखकर दया दिखा रहे थे। अब उनकी आंखों में दया नहीं, भूख थी। एक ने बोला, भौजी, अब तो आप अकेली हैं, किसी का सहारा ले लो। दूसरा बोला, औरत के लिए अकेलापन अच्छा नहीं, हम हैं ना। तीसरा बोला, रघुवीर तो चला गया, अब मर्द की जरूरत तो पड़ेगी ही। सावित्री ने पहली बार महसूस किया, उसके पति की मौत ने उसे औरत नहीं रहने दिया, उसे शिकार बना दिया था। वो भागी, चीखी, रोई, पर गांव के मर्दों की नज़र में एक विधवा की इज्जत का कोई वजन नहीं था। उस रात किसी ने उसकी चीख नहीं सुनी, क्योंकि समाज बहरा नहीं था, समाज गूंगा बनना चाहता था। वो टूट गई, पर जिंदा रही क्योंकि खुद मरने का भी हक उससे छीन लिया गया था। सुबह जब सूरज निकला तो गांव के लोग फिर वही बातें कर रहे थे, बेचारी को कोई संभालेगा, अब इस पर कौन हक जमाएगा, इसे कोई रख ले तो अच्छा है। पर किसी को नहीं दिखा कि सावित्री की आंखों में अब आंसू नहीं, शून्य था। लेकिन उस शून्य के पीछे एक शांत ज्वालामुखी बन रहा था। मौत इंसान को बदल देती है, पर लालच इंसान के असली चेहरे खोल देता है। रघुवीर के मरने के सिर्फ 3 दिन बाद सावित्री के ससुराल में चौका बर्तन से ज्यादा खेत, मकान, जमीन और कागजों की बातें होने लगीं। पहला वार माइनस अपना नहीं, पराया बना दिया गया। देवर ने साफ कहा, भाभी, अब तुम हमारे घर की जिम्मेदारी नहीं हो, रघुवीर के बाद तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं। ससुर बोले, औरत का असली घर उसका पति होता है, जब वही नहीं रहा तो किस अधिकार से तुम यहां रुकोगी। जेठानी ने कटाक्ष किया, छोटी हो, जवान हो, लोग बातें करेंगे, हम बदनाम नहीं हो सकते। सावित्री ने शांत आवाज में कहा, ये घर मैंने भी संभाला है, सिर्फ रघुवीर का नहीं, मेरा भी है। पर उसके बोलने से पहले ही रिश्तेदारों की नजरें उसकी इज्जत पर नहीं, उसके हिस्से की जमीन पर टिक चुकी थीं। दूसरा वार माइनस कानून, कागज और धोखा। देवर ने कहा, रघुवीर के नाम वाली जमीन हमें संभालनी चाहिए, तुम पर कौन सा बोझ उठेगा, कागज हमें दे दो, बदले में हम तुम्हारा खर्च उठाएंगे। सावित्री समझ गई ये रिश्तेदारी नहीं, कब्जे की तैयारी है। वो चुप रही, क्योंकि अभी उसकी आवाज कमजोर थी, पर दिमाग जाग चुका था। पंचायत बुलाई गई। गांव के चौपाल में 5 लोग बैठे थे, उन्हें लोग बुजुर्ग कहते थे,
पर असल में वे जमीन और पितृसत्ता के ठेकेदार थे। पंचों ने फैसला सुनाया, विधवा औरत अकेली रहती है तो बदनामी होती है, इसे मायके भेज दो या किसी के साथ ब्याह दो। फैसला इंसाफ का नहीं, औरत के अस्तित्व का सौदा था। सावित्री ने सिर उठाकर पहली बार पंचों से पूछा, क्या एक आदमी के मरते ही उसकी औरत बोझ हो जाती है? क्या उसकी इज्जत उसके पति के साथ ही दफन हो जाती है? क्या विधवा होना अपराध है? पंचों ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि सवाल सच हो तो जवाब देने से डर लगता है। तीसरा वार माइनस चरित्र पर कीचड़। कुछ दिन बाद गांव में अफवाहें फैलने लगीं। सावित्री रात को अकेली रहती है, किसी को अंदर आते देखा है, विधवा को आज़ादी मिल जाए तो वो। लोगों ने जो उसके दर्द की दवा नहीं बने, वे उसके चरित्र के कसाई बन गए। एक दिन पंचायत में दोबारा बुलाया गया। इस बार मुद्दा जमीन नहीं, इज्जत का तमाशा था। एक बूढ़े ने कहा, औरत की इज्जत उसके मर्द से होती है, अब तुम पर पहरा कौन देगा? सावित्री ने पलटकर पूछा, और मर्द की इज्जत किससे होती है? उसे कौन संभालता है? सभा में सन्नाटा। एक और ने कहा, औरत अकेली रहेगी तो गांव में गंदगी फैलेगी। सावित्री बोली, गंदगी औरत से नहीं, औरत को गलत नज़र से देखने वालों से फैलती है। चौपाल पर बैठे मर्दों के चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो। लेकिन असली हमला अभी बाकी था। उस रात खेत के रास्ते पर जाते हुए देवर ने रोककर कहा, भाभी, जिद मत करो, दस्तखत कर दो वरना जिंदगी नर्क बना देंगे। सावित्री ने उसकी आंखों में देखा वो रिश्तेदार नहीं, भूखा गिद्ध था। उसने शांत स्वर में कहा, नर्क पहले ही देख चुकी हूं, अब डर नहीं लगता। देवर ने ठंडी हंसी हंसी, ठीक है भाभी, अब तुम्हें दुनिया डराएगी नहीं, दुनिया तुम्हें बदनाम करेगी। उस दिन सावित्री ने पहली बार समझा, औरत की देह से पहले उसकी इज्जत पर हमला होता है। औरत को तोड़ा नहीं जाता, उसे समाज से काटा जाता है। मरने वाला मर्द होता है, पर दंड औरत को मिलता है। पर उसी रात एक और बात हुई। सावित्री ने सोते सोते मन में कहा, अब लड़ाई सिर्फ जीने की नहीं, साबित करने की होगी। सावित्री के संघर्ष की कहानी यहाँ एक निर्णायक मोड़ पर आ गई है।